Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. Today we are going to study our fourth chapter of class 12th history, that is thinkers, beliefs and buildings. Before starting the chapter, let me give you an important information that कि अगर आपको इस चैप्टर के हिस्ट्री के या फिर किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेंशन है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. सो हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था जो भी ब्राह्मण्स के व्यूज़ थे और जो सोशल डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी में होते थे एंशिएंट इंडिया में. सो अभी हम इस टॉपिक में इस चैप्टर में कवर करेंगे कुछ न्यू थिंकर्स के बारे में, उनके क्या क्या व्यूज़ थे. सो हम मेनली इसमें जानेंगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में भी जानेंगे. अभी जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची. इस टॉपिक के अंदर हम एक स्तूप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि था सांची में. अभी क्या हो रहा था कि जब 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को कॉलोनी बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वो हमारी कंट्री में जो भी अच्छी अच्छी उनको मोन्यूमेंट, जो भी उनकी कोई चीज़ दिखती थी तो वो अपनी कंट्री में ले जाकर वहाँ पर उसको सजावट की तरह या फिर म्यूज़ियम में रख लेते थे ताकि उनकी जो कंट्री है उनकी और अच्छी वैल्यू बढ़े और उनकी कंट्री और अच्छे से दिखे. तो जो सांची का स्तूप था उसके ऊपर जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स होती थी उनको एनग्रेव कर रखा था और उसके चारों तरफ गेटवे बना रखे थे. तो जो यूरोपियंस थे उनको सांची के स्तूप बहुत इंटरेस्टिंग लगा. ऐसे ही जो फ्रेंच थे उन्होंने शाहजहां बेगम उनसे परमिशन ली कि जो ईस्टर्न गेटवे है क्या वो हम हमारी कंट्री में लेकर जा सकते हैं, वहाँ हम इसको म्यूजियम में रखना चाहते हैं. लेकिन जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते, अगर वो गेटवे ले जाते ईस्टर्न गेटवे, तो हमारा जो पास्ट था, हमारी जो हिस्ट्री थी वो उस पर कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ता और हम हमारी हिस्ट्री से अछूते हो जाते, हम हमारी हिस्ट्री को नहीं जान पाते. इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला. उन्होंने एक प्लास्टर कास्ट की कॉपीज बनवाई ईस्टर्न गेटवे की और उन्होंने वो उनको दे दी. इससे वो फ्रेंच और यूरोपियंस भी खुश हो गए और हमारा जो पास्ट था वो भी ऐसे की ऐसे ही रहा. उसके बाद जो शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी, जो उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहान बेगम, उन्होंने भी हमारी हिस्ट्री ऑफ पास्ट, जो हमारी स्तूप की हिस्ट्री थी उसको बचाने के लिए बहुत हेल्प की. जो जॉन मार्शल थे वो सांची के स्तूप पर वॉल्यूम्स लिख रहे थे, तो सुल्तान जहान बेगम ने उनको पैसे दिए ताकि वो अच्छे से अपना वर्क कर सके और उनके लिए लाइब्रेरी भी एक बनवाई और वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनवाया ताकि जो विजिटर्स थे उनको हेल्प हो सके और जो गेस्ट आते थे वहाँ उनके लिए गेस्ट हाउस भी बनवाया. और जो पब्लिकेशन होनी थी वॉल्यूम्स की उनके लिए भी उन्होंने पैसे दिए. और जो सांची का स्तूप है अभी जो भोपाल के अंदर है उसको बुद्धिस्ट सेंटर का एक हम इम्पोर्टेंट सेंटर बोल सकते हैं. अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स. तो जो हमारी जो एंशिएंट इंडिया में जो ये सेक्रीफाइसेस हो रहे थे उनके ऊपर जो डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे उनके बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. तो जो हमारी मिड फर्स्ट मिलीनियम BCE के अंदर हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट दिखाया गया है. जो भी हमारी ये सोशल डिफरेंसेस, जो सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, इनके अगेंस्ट थिंकर्स, जो नए नए थिंकर्स एमर्जेंस हो रही थी इनकी, उनके बारे में बताया गया है. जैसे कि जरस्ट्र, जो कोंगजी है, जो हमारे ये कोंगजी नाम से ही पता लग रहा है चाइना से होंगे, जो सोक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टोटल, महावीर और गौतम बुद्ध, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इनके बारे में और ज़्यादा कवर करेंगे. 2.1 द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन. तो जो ऋग्वेदा थी उनको कंपाइल किया जा रहा था बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE के अंदर. इनके अंदर क्या होता था, ऋग्वेदा के अंदर जो प्रेज होती थी, जो हमारे देवी देवता होते थे उनकी जो प्रेज में जो हिम्स लिखी जाती थी, जैसे हम बोलते हैं भजन, तो जो भजन होते थे उनको इनके अंदर लिखा जाता था. जो स्पेशली लिखे जाते थे जो हमारे गॉड होते थे अग्नि, इंद्र और सोम. और एक सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन भी चल चुका था जिसको हम बोल सकते हैं बलि. तो
तो वो किस लिए करते होंगे, उनके पीछे कुछ रीजंस बताए गए हैं। मतलब जैसे कि गुड हेल्थ, ताकि उनको बेटा हो सके, उनके बच्चे या फिर जो उनके पशु होते थे उनको वो अच्छे से रख सके, और जो उनकी लंबी उम्र के लिए वो कुछ करते होंगे, ये बलि पर प्रैक्टिस करते होंगे। इसके बाद जो चीफ्स और जो किंग्स होते थे उनके द्वारा भी कुछ ये प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे कि राजसूय यज्ञ। मतलब ये एक टाइप का यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ। मतलब अपने जो किंगडम होता है उसको अच्छे से ग्रोथ के लिए। उसके बाद अश्वमेध, इसके अंदर होता था कि किंग एक घोड़े को भेज देता था, एक छोड़ देता था कि जितने एरिया में वो घोड़ा दौड़ेगा वहां तक टेरिटरी उसकी हो जाएगी। अगर किसी दूसरे किंगडम में वो पहुंच जाएगा तो वो किंगडम भी उसके अंडर आ जाता था, और अगर किंग ने उसको रोक लिया, दूसरे किंगडम के किंग ने, तो वो उन दोनों के बीच में बाद में वॉर होता था। जो भी जीतता था वो टेरिटरी उसी के अंडर आ जाती थी। और ये भी बोलते हैं कि बाद में जब ये अश्वमेध, ये यज्ञ प्रैक्टिस हो जाती थी, ये सेक्रीफाइस, उसके बाद फिर वो हॉर्स होता था जो उसकी वो बलि देते थे, और शायद वो जो सैनिक होते थे वो उसको फिर बाद में खाते भी थे। जो भी ये सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, इनके बाद जो उपनिषद में कुछ आइडियाज हमें मिले हैं कि इंसान बहुत क्यूरियस हो गया था, उसके अंदर ये इच्छा आ गई थी, वो जानना चाहता था कुछ क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का मतलब क्या है, हमारा जीवन क्यों हुआ है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, कि मतलब जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद क्या हमारा रीबर्थ होता है, या फिर हम मर जाते हैं उसके बाद हमारा जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो भी ये सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन चल रहा था, इसके बारे में भी वो कुछ अनुमान लगाते थे कि आखिरकार ये क्यों होते होंगे, क्या उनको फ़ायदा होता होगा और क्या उनको नुकसान होता होगा, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस वो करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 2.3 डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो जो भी ये उनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे, उनके बारे में जो भी डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे, उनके बारे में स्कूल ऑफ थॉट्स जो हमें मिले हैं वो मिले हैं 64 सेक्ट्स। और जहाँ पर ये डिस्कशंस और जो डिबेट्स करते थे उस प्लेस का नाम बताया गया है कुताग्रशाला। ये एक हट टाइप होती थी जिसकी टॉप जो होती थी वो बिल्कुल कोन होती थी, कोन की तरह होती थी, जो पॉइंटेड रूफ होती थी, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं इस तरह। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स, फिलोसफर्स आते थे, जैसे कि जो हमारे महावीरा और जो बुद्धा है वो भी यहाँ पर डिबेट्स के लिए आते थे। वो क्वेश्चंस अराइज करते थे कि आखिर जो ये वेदास में जो ये हमारी सुपरिटी, जो ये सुपर नेचुरल पावर के बारे में डिस्कस किया गया है, इनके बारे में क्या मतलब है, क्यों इनको डिस्कस किया गया है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते थे। और बाद में जैसे दो फिलोसफर्स है, जैसे ये ए कोई फिलोसफर है और ये बी कोई फिलोसफर है, और जैसे इनके बीच में कोई डिबेट हो रही है, मान लिया कि ये वाले फिलोसफर इसमें जीत जाते हैं, तो इसके बाद जो भी इन वाले फिलोसफर के जो भी इनके स्टूडेंट्स होते थे वो इनके पास आ जाते थे। वो सभी स्टूडेंट्स अभी इनके अंडर आ जाते थे क्योंकि ये जीत जाते थे उस डिबेट के अंदर, तो इनकी टीचिंग्स ही वो बाद में जो स्टूडेंट्स होते थे वो लेते थे। अभी हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीरा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे जैनिज्म रिलीजन डेवलप हो रहा था और जो महावीरा जो तीर्थंकर थे उनके बारे में और कुछ उनकी टीचिंग्स के बारे में। जो हमारे महावीर थे जिनका असल नाम हमें पता है वर्धमान, वो अपने 23 तीर्थंकर और भी जो मतलब हम जिनको बोल सकते हैं टीचर्स या फिर गाइड, तो उन 23 तीर्थंकर्स के साथ जो भी उनके पास सोसाइटी में मैन वुमेन थे उनको गाइड करते थे कि कैसे उनको लाइफ स्पेंड करनी चाहिए और कैसे उनको अच्छे रास्ते अपनाने चाहिए। तो जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी वो थी, फर्स्ट जो थी नॉन इंजरी, कि जो भी हमारे एनिमल, मैन, वुमेन, जितने भी हमारी लाइफ है सोसाइटी में, लैंड पर, उनकी सभी की वैल्यू होनी चाहिए, किसी को भी उनको इंजरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी की लाइफ इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई चींटी हो, कोई या फिर कोई एलिफेंट हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी हो, उनकी सभी की लाइफ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट
जो है वो है नॉन स्टीलिंग, कि इंसान को किसी भी दूसरे इंसान की कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको मेहनत के साथ उस चीज़ को लेना चाहिए। उसके बाद जो है ट्रूथ, कि कोई भी मान लिया किसी भी कैसी भी इमरजेंसी हो, उसको कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद नॉन अटैचमेंट, कि इंसान को अगर अच्छे से जीवन बिताना है तो उसको किसी भी चीज़ का कैसा भी उसको लगाव नहीं होना चाहिए, और जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है वो उसको छोड़ देनी चाहिए। मान लिया उसको अगर आज के लिए खाना जरूरी है तो सिर्फ उसको एक दिन का खाना ही अपने पास रखना चाहिए। उसके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई फूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सेलिबेसी, मतलब हम बोल सकते हैं उसको एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिताना चाहिए। उसको किसी के साथ कोई कैसा रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अभी हमारी टीचिंग्स में कुछ त्रिरत्न भी बताए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है सम्यक ज्ञान, मतलब कि राइट नॉलेज। इंसान को राइट नॉलेज लेनी चाहिए। उसके बाद है सम्यक दर्शन, मतलब राइट फेथ, उसको अच्छे फेथ रखने चाहिए। उसके बाद है सम्यक चरित्र, मतलब इंसान का राइट कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं इन त्रिरत्न को? इसके लिए एक फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि दर्शन के चरित्र का ज्ञान। तो इसमें तीनों वर्ड आ गए, दर्शन भी, चरित्र भी और ज्ञान भी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो जैनिज्म फैल रहा था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस की हेल्प से फैल रहा था, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ये बहुत सारे पार्ट में जो हमारी इंडिया का जो हमारा पार्ट है और जो वर्ल्ड का पार्ट है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की हेल्प से फैल रहा था। तो फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। तो इसमें हम कवर करेंगे जो हमारे बुद्धिज्म रिलीजन के रिलेटेड जो हमारी टीचिंग्स थी और जो भी उसके पीछे जो बैकग्राउंड था उसके बारे में। स्टार्टिंग करने से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं जो है हेगियोग्राफी। तो अभी हमें बायोग्राफी तो पता है कि क्या होती है, तो हेगियोग्राफी वही उन्हीं की तरह होती है। तो ये बायोग्राफी ही होती है जो हमारे संत होते हैं, जो सेंट होते हैं या फिर कोई रिलीजियस लीडर होता है, उनकी जो बायोग्राफीज लिखी जाती है उनको हम बोलते हैं हेगियोग्राफी। तो अभी हम जान लेते हैं हमारी बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। तो ये फाउंड किया गया था जो हमारे गौतम बुद्ध थे, जिनका असल नाम था सिद्धार्थ। तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में, और जो उनके फादर का नाम था वो उनका नाम था शुद्धोधन, और जो उनकी माता का नाम था वो था महामाया। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। तो जब इनका जन्म हुआ था तो जो हमारे ब्राह्मण्स थे उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बड़े होकर या तो कोई बहुत बड़े किंग बनेंगे या ये बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इसी डर से इनके जो फादर थे कि ये बहुत बड़े संत ना बन जाए, इन्होंने इनको अपने जो पैलेस था इनका उसके अंदर ही रखा। इनको कोई भी बाहर की दुनिया के जो भी दुख थे वो इनको नहीं दिखाए गए। इन्होंने अपने 29 ईयर्स जो इनके फादर का पैलेस था उसी के अंदर इन्होंने काट दिए थे। फिर जब ये थोड़े से बड़े हो गए तो इन्होंने अपने जो चैरियटर थे, इनके जो रथ चलाते थे, उनको इन्होंने बोला कि इनको बाहर की दुनिया देखनी है। तो वो इनको बाहर लेकर गए पैलेस से। तो जब सिद्धार्थ बाहर गए तो उन्होंने सबसे पहले देखा एक ओल्ड मैन। तो उन्होंने अपने जो रथ चला रहे थे उनसे पूछा कि ये कौन है, ये ऐसे झुके हुए क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको नहीं पता कि ये ओल्ड मैन है इसलिए ये झुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसे भी कोई इंसान हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने देखा एक सिक मैन, जो बीमार था आदमी, उसको उन्होंने देखा। तो फिर से उन्होंने पूछा कि ये आदमी बीमार क्यों है। तो उन्होंने बताया कि सभी बीमार होते हैं, आपको नहीं पता क्या, सभी बीमार होते हैं। तो उनको नहीं पता था कि बीमारी भी कोई नाम की चीज होती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाने के बाद तो वो एक डेड बॉडी देखते हैं, इंसान की एक डेड बॉडी देखते हैं। तो उनसे फिर से पूछते हैं कि ये क्या है। तो उनको फिर से बताते हैं कि जब इंसान का जीवन काल पूरा हो जाता है तो वो इंसान दुनिया को छोड़कर ऐसे ही जाता है।
उसके बाद जब लास्ट में वो एक संत को देखते हैं तो उनको वो इंटरेस्टिंग उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगा कि जब इंसान को मरना ही है, इतने दुख हैं, तो क्यों ना सभी मोह माया को त्याग कर वो एक संत का जीवन ही बिताए और मेडिटेशन प्रैक्टिस करे। और इसीलिए उन्होंने 29 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया और एनलाइटमेंट के लिए वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगे। उनको एनलाइटमेंट मिली थी 35 इयर्स की एज में। और उन्होंने जो उनकी फर्स्ट प्रीचिंग थी, मतलब जो उन्होंने सबसे पहली टीचिंग दी थी, वो उन्होंने दी थी सारनाथ के अंदर। और जब उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी उनकी कुशीनगर के अंदर। उनका जो बर्थ हुआ था वो तो हमें पता है कि 563 बीसी के अंदर उनका बर्थ हुआ था और उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 483 बीसी के अंदर। तो हमने गौतम बुद्ध के बारे में जो भी उनका बैकग्राउंड था वो सभी जान लिया। इसके बाद हम उनकी कुछ टीचिंग्स देखते हैं जो जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी। तो सबसे पहले जो लिटरेचर है जिनके अंदर जो बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है वो है हमारे त्रिपिटका, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है सुत्त पिताका, सेकंड जो है वो है विनय पिताका और थर्ड जो है वो है अभिधम्म पिताका। इनके अंदर हमें एविडेंसेस, हमें रिसोर्सेज मिले हैं जिनकी हेल्प से हम जान सकते हैं बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। तो अभी हम जानते हैं जो जो बुद्धिज्म रिलीजन की टीचिंग्स थी। सो फर्स्ट जो है वो है दुख, कि इंसान के हर एक इंसान के अंदर दुख है, उनकी सभी की लाइफ में दुख होते हैं। किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है कि उसके अंदर दुख ना हो। और जो हमारा वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि आप फैमिली की तरफ से ही एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद ये तो नहीं है कि सभी इंसान जो भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो अपना काम करना छोड़ दें। तो हमारा जो वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो हमेशा अपना काम करता रहता है। इसके बाद सेकंड जो है वो है समुदाय, मतलब डिजायर, कि इंसान को अगर दुख से दूर हटना है तो उसके अंदर जो भी मोह माया है उसको उनको त्यागना चाहिए। उसके बाद है मेडिटेशन। तो अभी हम मोह माया को कैसे त्याग सकते हैं, जो भी हमारे अंदर जो डिजायर्स होते हैं उनको हम कैसे त्याग सकते हैं मेडिटेशन के साथ। उससे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहती हैं और मेडिटेशन से हमारे जो दुख होते हैं वो भी कम होते हैं। उसके बाद है अष्टांगिका मार्ग, इसका मतलब है 8 फोल्ड्स, जिनकी हेल्प से हम अपने जो पाथ है उसको इजी कर सकते हैं, हमारा रास्ता इजी हो सकता है। जिनमें से फर्स्ट है राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो इनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं और अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको हम अच्छे से रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो 6th टॉपिक है वो है फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। तो अभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे जो भी हमारे बुद्धिज्म, जो भी हमारे रिलीजन के और जो गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स होते थे उनके लिए क्या क्या टर्म यूज करते थे और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनको उनके लिए क्या टर्म यूज करते थे और उनकी मतलब वो कैसे रहते थे, कैसे वो जीवन बिताते थे, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स होती थी, जो मतलब जो ये उनका ग्रुप होता था बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करने वालों का, उनको बोला जाता था संघ, उनके ग्रुप को बोला जाता था संघ। उसके बाद जो मॉन्क्स होते थे उनके अंदर तो उनको बोला जाता था भिक्षुज, मतलब जो मेल होते थे फॉलोअर्स उनको बोला जाता था भिक्षुज। और उनका जो जीवन होता था, उनका जो डे होता था, दिन होता था, जो भी उनको चैरिटी, जो उनको आर्म्स मिलते थे उनके सहारे ही वो अपना दिन बिताते थे। तो पहले तो क्या था कि जो मेल होते थे सिर्फ वही उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते थे, लेकिन बाद में जो वुमेन होती थी वो भी एडमिट करने की परमिशन दे दी थी कि वो भी आ सकती थी। तो जो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी बुद्धा से वो थे उनके जो सबसे प्यारे जो उनके स्टूडेंट थे आनंद। तो इन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो इन्हीं के बाद फिर वुमेन थी वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती थी। तो सबसे पहली जो भिक्षुनी थी, मतलब जो फीमेल होती थी, उनको वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्धा की फोस्टर मदर थी।
तो अभी जो वुमेन होती थी लिबरेशन अटेन कर ली थी, तो उनके लिए एक रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ किया जाता था जो था थेरीज। तो ये वर्ड यूज़ किया जाता था जिन वुमेन ने अपनी जो लिबरेशन थी वो अटेन कर ली थी। और जो ये संघ होता था इसके अंदर सभी इक्वल होते थे। मान लिया वो बेशक से किंग हो या फिर कोई स्लेव हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता था। सभी के लिए सेम रूल्स थे, सभी को वही फॉलो करने थे, सेम टीचिंग्स थी। तो सभी को इक्वलिटी से रखा जाता था, वहाँ पर कोई इनइक्वलिटी नहीं थी। इस पार्ट में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So thanks for watching. If this video is helpful for you, then please share it with your friends and classmates, and please like, subscribe my channel.